नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दावे पर दंगल। जी हां, कथित वोट चोरी के दावे पर सियासी दंगल देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर ये राग आलापा कि मध्य प्रदेश में 2023 में वोट चोरी हुई थी। उन्होंने तो बीजेपी के 40 साल तक सरकार में बने रहने वाले दावे को भी वोट चोरी से जोड़ा। हालांकि अब बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है तो ये माना जाए क्या 50 साल तक कांग्रेस वोट चोरी कर सरकारें बनाती रही। खैर, कथित वोट चोरी का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। एक बार फिर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी के आरोप लगाए। बिहार की धरती से राहुल ने बीजेपी पर तीखे बाण चलाए। देखा जाए तो वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस धार देने में लगी है। यही वजह भी है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में भी कांग्रेस उसके सहारे ही अपनी रणनीति को तैयार कर रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के दावों को भी वोट चोरी से जोड़ा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को याद दिलाते हुए कहा, शाह जो ये दावा करते थे कि 40 से 50 साल अब देश में बीजेपी की सरकार रहेगी, इसके पीछे वोट चोरी की अकड़ थी। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट। इधर 28 अगस्त को भोपाल में कांग्रेस वोट अधिकार सत्याग्रह पैदल मार्च निकालने जा रही है। साथ ही राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रही है और बीजेपी के दावों पर भी कुछ सवाल खड़े कर रही है। तो बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है। उसकी आदत है संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की। भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीब कल्याण की नीतियों और जनता की आशीर्वाद की वजह से लगातार सरकार में आ रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि 40-50 सालों तक सत्ता में आने का तरीका केवल वोट चोरी है, तो इससे प्रमाणित होता है कि 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारें वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या करके ही बनी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े कॉन्फिडेंस से हमेशा कहते हैं भाषणों में कि उनकी सरकार 40-50 साल रहेगी। भाई, हम लोग हवा में माना करते थे इन बातों को, लेकिन जब माननीय राहुल गांधी जी ने उनकी वोट चोरी पकड़ी, कर्नाटका की एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदान, एक छोटे से कमरे में 80-80 वोटर, तो ये फर्जी मतदान की चोरी करना, कुल मिला के वोट चोरी करना, ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश के दायरे में आता है। भले ही कांग्रेस के आरोप लगाए कि 2023 में बीजेपी ने वोट चोरी कर सत्ता पाई, लेकिन सवाल ये कि इन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस लाडली बहना योजना को हार की वजह बता रही थी। ईवीएम पर भी हार का ठीकरा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फोड़ा था और अब एक कदम बढ़कर कांग्रेस फर्जी वोटर्स का राग अलाप रही है। खैर, इन आरोपों का असर जनता पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कथित वोट चोरी के मामले ने देश भर की सियासत में भूचाल ला कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल,
पहले कांग्रेस क्यों ईवीएम और लाडली बहना योजना को हार का जिम्मेदार बता रही थी? तीसरा सवाल, अगर वोट चोरी हो रही है तो 2018 में कांग्रेस ने कैसे सरकार बनाई थी? चलिए इन सवालों के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तामरे और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। शिवम जी, अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं वोट चोरी तो आप पहले से करते रहे, गुजरात में किया आपने, मध्य प्रदेश में चोरी की, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा चोरी कर ली, इसलिए पकड़ में आ गए। और वो दावे नहीं, आरोप भी लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके ही आप अगले 40 साल तक सरकार में बने रहने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चोरी की सरकार है आपकी। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि इफ अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस, ही डजंट बिकम किंग, इंस्टेड पैलेस बिकम्स अ सर्कस। तो कुछ वैसी ही स्थिति आज पूरे ऑपोजिशन की हुई है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उस पद की गरिमा में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, न ही उस पद की गरिमा को अपने भीतर धारण कर पाए। उल्टा लगातार उन्होंने उसको एक उपहास का पात्र बना दिया है अपने व्यक्तित्व से। और वही चीज हमें देखने को मिल रही है बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, देश में। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से अटक तक किसी भी राज्य और किसी भी जगह ले लीजिए, कांग्रेस जहां पर चुनावों में जीत करके आती है, उनको ना वहां ईवीएम में दिक्कत नजर आती, ना वोटर रोल में कोई दिक्कत होता, न चुनाव आयोग वहां पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता। लेकिन जिन भी राज्यों में जनता के द्वारा उनको खारिज कर दिया जाता है, कांग्रेस कितनी जमाने भर की बातें करनी शुरू कर देती है, निर्वाचन आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकारों में रहने के दौरान कई सारे चुनाव आयुक्तों को अपने टिकट पर चुनाव भी लड़वाया। पहले तो हमने देखा कि जब तक संविधान में संशोधन हुआ था तो निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त भी प्रधानमंत्री के द्वारा अकेले किया जाता था, उसमें भी संशोधन हुआ। उसके पश्चात उसकी जो नियुक्ति को लेकर के उसमें एक कमेटी बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, कांग्रेस दो तरीके की बातें कर रही है। बिहार में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसमें तमाम तरीके की वोटर रोल में जितनी भी दिक्कतें हैं, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के एक बार फिर से उसका पुनरीक्षण हो रहा है। अगर उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है, धांधली की आशंका और गुंजाइश है, तो कांग्रेस के पास भी आज वह अवसर है और पूरे ऑपोजिशन पार्टीज के केकस जो इंडी गठबंधन है वो जा करके वहां मजबूती के साथ रख सकता है कि यहां पर वोटर रोल में गड़बड़ी है। और उसी के उलट कर्नाटक में राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी। तो आज जब अगर गड़बड़ी हम मान लेते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, तो बिहार में तो कम से कम आगे के चुनाव में आज एक ऐसी एक्सरसाइज हो रही है जिसके माध्यम से वोटर मतलब आप मान रहे हो कि वोट चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है कुछ? क्योंकि आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे, आपकी पार्टी का पक्ष आया कि 50 साल में क्या वोट चोरी करके बना रहे थे, इसका मतलब है संविधान को ताक पर रखकर। तो क्या वो फार्मूला आपने वहां से लिया उनसे? ब्रिजेश जी, जो मूल बात है, दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। कांग्रेस को अपने भीतर कम से कम एक मत बनाना चाहिए कि क्या वह इस प्रकार की जो इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज है उसके साथ खड़े हैं। अगर साथ खड़े हैं तो उनको बिहार में उसमें पार्टिसिपेट करके पार्टिसिपेटरी भूमिका रखनी चाहिए। और अगर इसके विरोध में है तो फिर तो बात ही अलग हो गई। फिर कर्नाटक में क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर तो यह मान ले कि जो आज वर्तमान स्थिति है वो पूरी सही है, सब यथोचित है। तो इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र में यह चीज तो रहती है कि एक शासक आने वाले शासकों के लिए प्रतिमान स्थापित करता है। तो कांग्रेस ने सत्ता का जिस हिसाब से दुरुपयोग किया है, तो तमाम चीजें आज कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी करती होगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का देश के संस्थानों पर दृढ़ विश्वास है। जितनी भी आज देश में इस प्रकार की इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो या कोई अन्य कैग हो, इस तमाम चीजें अपने उत्तरदायित्वों का संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वहन कर रही हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस को बहुत विवेकपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए और अपनी हार के लिए, अपनी संगठनात्मक जो नाकामी है, उनके नेताओं की जो सिर्फ उटंबर और गुटबाजी है, उनके कार्यकर्ताओं का जो नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं है, जो जन सरोकार से विमुख होकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जो तुष्टीकरण शिवम जी, आ रहा हूं, दूसरे दौर में आता हूं, चलिए जवाब ले लीजिए। चीजों पर विचार करना चाहिए। तो अमित जी, दो तरह की बात क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट में गड़बड़ी हो रही है, तो जब बिहार में शुद्धिकरण चल रहा है तो आप इसके भी खिलाफत में, और यदि वोट चोरी हो रही है तो फिर 2018 में आपकी सरकार मध्य प्रदेश में कैसे बन गई? दो तरह की बातें क्यों? देखिए, दो तरीके की बात इसको कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। 2003 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री चिल्ला के बोलते थे मुख्य चुनाव आयोग के बारे में, माइकल जेम्स लिंगडो, सुन लीजिए, ये जो आप गड़बड़ियां कर रहे हैं चुनाव आयोग से गलती था। अब आपके हिसाब से यदि चुनाव आयोग चल रहा है तो आज चुनाव आयोग सही है। दरअसल शंका तो तभी हो गई थी देश के लोगों को
जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी पहले 3 लोगों की कमेटी होती थी, उसमें एक नेता विपक्ष होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे। जब आपने जज को हटाया और अपने कैबिनेट मंत्री को रखा, उसी दिन शंका हो गई थी कि ये करने की जरूरत क्या थी आपको। अब जब आपका कट्टा चिट्ठा खुला है, देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा सोशल मीडिया पे आज जो चिल्ला के कह रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, तो आपको इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। यदि एक वोट की भी चोरी हुई है तो वो चोरी हुई है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र किस पर जीवित है? एक वोट की चोरी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपने कहा कि 2018 में सरकार बनी थी। आपने कभी देखा है कि पूरी कॉलोनी के घरों में किसी चोर ने चोरी करी हो? एक आध घर में चोरी करता है और निकल जाता है और अगली कॉलोनी में चला जाता है। तो ये चोरी का जो पैटर्न है, ये चोरों से ही सीखा गया। और रही बात 60 साल 70 साल यदि हम लोग इस तरीके की चीजें करते तो हमारे समय में ही साथ टी एन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी आए थे, इंदिरा जी के समय भी आए थे। और यदि हम लोग ऐसा करते होते तो ना अटल जी जीतते, ना आडवाणी जी जीतते, और खासतौर पर इनकी पार्टी भी ना होती। तो अभी भी वक्त है, देश के सामने भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन है। क्योंकि अब सारे तथ्य जो है वो चुनाव आयुक्त के सामने रख दिए गए, और आप कल्पना करिए कितना भद्दापन है ये चुनाव आयोग का। अमित जी, 2014 के बाद ये चोरी शुरू हुई है कि उससे पहले चोरी शुरू हो गई थी? ये तो गुजरात पैटर्न है, ये तो गुजरात से सीखते चले आए। फिर 2014 में कैसे सरकार बन गई उनकी? देखिए, गुजरात से जो इनकी चीजें चालू हुई 2014 में भी चली, 2019 में भी चली, 2024 में भी चली, और अब तो जो 78 सीटों का जो आंकड़ा आ रहा है कि जो 78 सीटें इन्होंने चोरी करके जीती हैं, यदि वो नहीं जीतते तो आज से विपक्ष में बैठे होते। भाई आप मुझे एक बात बताइए, जहां आपकी सहयोगियों की सरकारें हैं वहां भी चोरी हो रही है क्या? वहां वो लोग चोरी कर रहे हैं? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। देखिए, ये तो लोकतंत्र को पूरी तरीके, चाहे ये पीछे का दरवाजा से आए, पीछे का दरवाजा मतलब विधायकों को खरीद लें, या फिर ये इस रास्ते से आ जाए, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता तक पहुंचना है, कोई भी रास्ता हो। भाई मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन बाकी राज्यों में भी चोरी हो रही कि नहीं हो रही, ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि वहां नहीं हो रही है। देखिए, जहां जहां हमने तो अपना बेंगलोर का उदाहरण दिया ना, बेंगलोर का उदाहरण दिया, हरियाणा में क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी। और रही बात, यदि ये कहेंगे तो इनके तो राष्ट्रीय महामंत्रियों ने किताबें लिखी है चुनावों को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है। तो जब राहुल जी ने कोई प्रमाण रखे हैं तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हलफनामा ना मांगकर, क्योंकि आप कल्पना करिए वही बात राहुल गांधी जी ने करी तो हलफनामा मांग लिया, वही बात अनुराग ठाकुर ने कही तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा गया। ठीक, ये तो चुनाव आयोग पर आपका आरोप है, मैं तो पार्टी की बात कर रहा था। लेकिन मनोज जी, इन दावों में कितना दम है राहुल गांधी के? वोट चोरी हो रही है, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं या भ्रम फैलाना चाहते हैं, या वाकई में उनके दावों में दम है और बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वोट चोरी होती है? देखिए ब्रजेश, 550 लोकसभा सीट हैं और विधानसभा सीटों का आंकड़ा हम देखेंगे तो हजारों में जाएगा। लेकिन उदाहरण दिया जाए जो कर्नाटक का एक का है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब 77 के बाद से कांग्रेस बाहर है तो वोट चोरी क्या कम्युनिस्टों ने 35 साल की, और उसके बाद ममता बनर्जी कर रही हैं, जो कि यूपीए की गठबंधन सहयोगी है। कांग्रेस की आखिरी बार बहुमत की सरकार 1985 में बनी थी बिहार में। 90 से लालू यादव की सरकार रही 1.5 दशक तक। उसके बाद से नीतीश, जो कभी बीजेपी के सहयोगी है कभी कांग्रेस के, इसका मतलब है लालू यादव ने उस समय वोट चोरी की। जिस अखिलेश के साथ गलवैया कर रहे हैंगे अभी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, तो 90 में जब कांग्रेस वहाँ से सरकार से निकली आज तक बहुमत में नहीं आई। इसके बाद बीच में मायावती आई, बीच में अखिलेश रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, तो क्या अखिलेश, मुलायम और मायावती ने वोट चोरी करके वहाँ पे सरकारें बनाई है?
तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, 50 साल हो गए कांग्रेस को वहाँ सत्ता से बाहर हुए, लेकिन जो कांग्रेस वहाँ पे डीएमके की सहयोगी है, तो वो डीएमके क्या वोट चोरी करके अभी तक सरकार में है। और तमिलनाडु में हमने पैटर्न देखा, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, एआईडीएमके और डीएमके, लेकिन अभी दो बार से कंटिन्यू डीएमके सरकार में है। तो इसका मतलब स्टालिन वोट चोरी करके सरकार में है क्या वहाँ? ये जवाब आना चाहिए। कांग्रेस ने जो आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कराए, तेलंगाना और वो, उसके बाद कांग्रेस वहाँ से बाहर हो गई, अब जाकर तेलंगाना में उनकी सरकार बनी है, तो अब क्या वो वोट चोरी की सरकार है? सवाल ये है। और जो अभी अमित भाई ने कहा कि चोर जो है सारे घर में चोरी नहीं करता, लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनी? ममता बनर्जी की, जो उनकी सहयोगी है गठबंधन की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो उनकी गठबंधन सहयोगी थी। तो आम आदमी पार्टी ने किसका वोट चोरी की? सरकार कांग्रेस की थी। चन्नी साहब 2 जगह से लड़े, लेकिन वोट चोरी आम आदमी पार्टी ने कर लिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन वोट चोरी काम बीजेपी ने कर लिया। तो ये जो सरकार जिसके पास होती, वोट चोरी वो कर सकता है, या जो सत्ता से बाहर है वो कर सकता है। 2014 के पहले तक अगर हम बात करें तो सरकार किसकी थी? 10 साल मनमोहन सिंह की थी। तो बीजेपी तो शाइनिंग इंडिया पे चले थे, अटल जी जैसा चेहरा था, बीजेपी सामने तो कोई था नहीं। तो इसका मतलब यूपीए की सरकार 2 बार से वोट चोरी करके बनी क्या इस देश में? तो आप जनता के जनादेश को ठुकराने का प्रयास कर रहे हो ना। इसी राजस्थान में हमने देखा, मध्य प्रदेश में 25 सीट बीजेपी 29 जीतती है, लेकिन राजस्थान में 8 कांग्रेस जीतती है और 3 उनके सहयोगी जीत जाते हैं। अभी जहाँ 2 बार से उनका खाता नहीं खुल रहा था, 2 बार, हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण, जब विधानसभा में कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा में 6 सीट जीत जाते हैं वो, और 6 सीटें जो है वो दो नंबर पे रहते हैं, वो 50,000 वोट से मात्र हारते हैं। तो क्या वोट चोरी से आंकड़ा गया है कि वहां पर कांग्रेस और उनके गठबंधन सहयोगी बीजेपी से आके निकल जाते हैं? और एक ऐसी पार्टी जो 303 पर थी, जो 400 का दावा कर रही, वो 240 पर आ जाती, और जो 52 वाली सीट वाली पार्टी 99 पे चली जाती, लेकिन वोट चोरी दूसरे दल कर रहे हैं। तो ये जो एक नेरेटिव बनाने का प्रयास है ना, कि आप वोटर को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। कल को अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का शून्य आया, 4 चुनाव से दिल्ली का आप देख लीजिए, लोकसभा की बात कर लो चाहे विधानसभा की, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, तो वोट चोरी कौन कर रहा था? केजरीवाल, जिसके गले में हाथ डाल के राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे इसी लोकसभा चुनाव में। तो अमित जी दीजिए जवाब, वोट चोरी कौन कर रहा है? आपके सहयोगी भी वोट चोर हैं क्या, जहां आपका खाता तक नहीं खुल रहा है लगातार, और ये आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं? मनोज भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। मैं तो आंकड़ा बता। अच्छा छोड़िए, राहुल गांधी ने कहा ना, तो एक छोटा सा जवाब, कमलनाथ को क्या सपना आ रहे थे? जो 18 में जो अध्यक्ष बने, 17 में कह रहे थे भावी मुख्यमंत्री, जब 20 में सरकार गई तो फिर भावी मुख्यमंत्री की 20 में लौट कर आ रहे कमलनाथ, और 23 में भी लौट कर आ रहे कमलनाथ। तो क्या वोट चोरी का प्लान था जो फेल हो गया? भाई हर राजनीतिक दल ये कहता है कि चुनाव हारूंगा। मनोज भाई आप 30 सालों, मुझे लगता है कम से कम आप 30 सालों से पत्रकारिता कर रहे हो जी। वो बिल्कुल शोभा नहीं देता आपकी जैसा पत्रकार ऐसी बात करे। मुझे अच्छा अमित जी, इसमें आंकड़े गिना दिए आपको, तो कहाँ से शोभा? तथ्य बता रहे हैं साल दर साल। मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने दोगे कि नहीं? विपक्ष को तो ज्यादा मौका मिलना चाहिए। आप दोनों आप ही का मौका दिया, एक ही बार पूछा उनसे, तो शिवम जी से आप ही के पास आ गए हम। आप दोनों मिलके पूछ रहे हो, तो मुझे लेकिन सरकार के आपको 3 बार से जनता विपक्ष के लिए मौका दे रही है, और कितना मौका चाहिए? आ जाने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए। पहले आप अच्छे से ठीक हो गया प्रश्न, जवाब दीजिए आप। बोलूंगा मैं? देखिए, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंडर में होता है? मुझे एक बात बताइए। दूसरी बात यह है, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, तो क्या कमलनाथ जी को यह कहना चाहिए था अच्छी बात फिर से शिवराज जी की सरकार? इस बात का जवाब दीजिए मुझे। तो इधर राहुल गांधी को बताइए ना, वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं 40 तक शासन करेंगे, तो फिर कैसे कह रहे हैं वोट चोरी से करेंगे? झूठ। अमित शाह वोट चोरी के दम पर बोल रहे हैं। मुझे ब्रजेश भाई एक बात बताइए, आपको और हमको हमारे अगले सेकंड का भरोसा नहीं है कि जब मैं अभी हाईवे पे जाऊंगा अगले सेकंड मैं रहूंगी नहीं रहूं। कोई व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है कि 40-50 साल जो है वो जनता उसको आशीर्वाद देती रहेगी? कैसे बोल सकता है ये? और मैं तो कह रहा हूं कि आप इधर उधर की बातें मत करो। जो प्रमाण दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो लिस्ट हमने मांगी है राहुल जी ने, क्या डर है? क्यों नहीं दे रहे? सीईसी क्यों नहीं दे रहे? भाई जब एक जगह के सबूत हमने दे दिए, जब कहीं कोई क्राइम होता है, कॉलोनी में चोरी होती है, सबसे पहले टीआई आता है। तो टीआई आता है, अपनी सारी
जांच करता है उसको समझ में नहीं आता, फिर वो सीएसपी आता है, एडिशनल आता है, एसपी आता है, डीआईजी सब आते हैं, सबूत मांगते हैं ना, कैमरे की रिकॉर्डिंग दो, वॉचमैन से पूछते हैं, तो आगे यही तो चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, आप ही तो इसको जस्टिफाई कर रहे हो। भाई एफआईआर तो लिखाना पड़ती ना पहले, नहीं थाने में जाके एफआईआर तो लिखाना पड़ती ना, आवेदन देना पड़ता है। बताओ, सुनो 10 सेकंड बहुत मजेदार जवाब है, आपको भी मजा आएगा। आप नेता विपक्ष से हलफनामा मांग रहे हो, मतलब कहीं कॉलोनी में किसी के घर पे चोरी हुई, पहले मैं जो है मैं ही सताया हूँ, सबसे पहले मैं लिख के देता हूँ कि थाने में कि मैंने चोरी हुई है, और हलफनामा 1000 के एफिडेविट पे, 5000 के एफिडेविट पे। भैया थाने वाले मांगने भी नहीं आते। यदि आप चोरी का उदाहरण दे रहे हैं अमित जी, तो खुद जाना पड़ता है फरियादी को थाने कि भैया चोरी की रिपोर्ट लिख लीजिए हमारी। अच्छा वो छोड़ो, कर्नाटक में जो विधानसभा क्षेत्र का मामला है वहाँ तो थानेदार भी आपका, गृह मंत्री भी आपका, उससे एफआईआर करा दो। ब्रजेश भाई हलफनामा मांगते हैं, राहुल जी ने तो 56 इंच के जो प्रधानमंत्री है उनमें तो साहस नहीं था। उन्होंने नहीं हलफनामा मांगा ना, सरकार को नहीं देना, आपको चुनाव आयोग को देना है, प्रोसेस है वो। आरोप लगाए संगीन। तो भैया आपकी तो कर्नाटक में सरकार है, वहां से गृह मंत्री से दिला देते, किसी भी नेता से हलफनामा दिला देते, कर्नाटक से दिला देते, राहुल गांधी को नहीं जाना सामने। तो मुझे एक बात बताइए, क्या थाने में कभी हलफनामा लगता है? थाने में रिपोर्ट तो दर्ज होती है, मौखिक नहीं होता है कि मैं अपने घर के सामने माइक पे खड़ा होकर चिल्लाऊं कि मेरे घर में चोरी हो गई। अरे हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है भैया, फोटो पत्रकारों के सामने। हाँ, तो अब आपके हिसाब से हर जिसके घर में चोरी हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए उसको। मीडिया के माध्यम से एफआईआर दर्ज होने लगी ना तो सारे नेता अंदर हो जाएंगे। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि एसआईआर में राहुल गांधी झूठ बोल रहे, तो मान लो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, वो भी तो आप पर आरोप लगाते हैं ना, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं, तो फिर कैसे वो भी मान लिया जाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यदि बीजेपी वाले करते हैं तो वो भी मान ली जाए, आम आदमी पार्टी करते हैं वो भी मान लिया जाए, इसी पर जांच शुरू हो जाए। ये कौन सा तर्क है? अखिलेश यादव जी ने 2 साल से हलफनामा दिया हुआ है, उसका क्या हुआ पूछो आप सीसी से, क्या हुआ हलफनामे का? तो अखिलेश यादव पर आ गए, आप क्यों देने में डर रहे हैं ना? अखिलेश यादव ने तो कोई सर्वे नहीं कराया अभी। अच्छा कर्नाटक के जो मंत्री थे रमन्ना साहब, उनकी क्या गलती थी? समझिए मेरी बात को, मेरी बात को समझिए। जो रिकॉर्ड हमने दिया है वो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, और यदि नहीं है तो एफआईआर करें। अमित जी आपकी गलती नहीं है, वहां तो कर्नाटक का मंत्री बोल देता है खिलाफ इसके, तो उसको बर्खास्त कर देते हैं। आप तो प्रवक्ता है तो पैरवी करेंगे ना आप। गलती तो फिर आप लोगों की भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा गलती आपकी भी नहीं, लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर इस दावे पर दंगल हो रहा है, लेकिन ये दंगल का असर क्या होगा? क्या जनता राहुल गांधी की बात पर भरोसा करेगी? एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही, क्या वो हो पाएगा? क्योंकि पहले भी ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका टेस्ट बिहार चुनाव के बाद ही होगा कि वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार ने उनके आरोपों पर कितनी गंभीरता से लिया, चुनाव आयोग ने कितनी गंभीरता से लिया, और जनता ने कितनी गंभीरता से ये आरोप लिए, इस नैरेटिव को बनाया। तो क्या फ़ायदा मिला कांग्रेस को, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।